अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में जो उससे भी पहले वाला गेट था इमरान, एंड वाला गेट कौन सा हमने पढ़ा था? जोर गेट। जोर गेट की जो बूलियन एक्सप्रेशन थी, ये x था, ये a था, ये b था। इसको लिखते थे कैसे? a डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b। ये एक सिंबल है। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट्स के तौर पे जब आप बनाएंगे, लॉजिक सर्किट्स बनाएंगे, तो इनफैक्ट ये किस तरह से बनता है? यूजिंग दोज बेसिक गेट्स। नैंड गेट कैसे बनता था? एंड के आगे क्या लगा देते थे हम? नॉट गेट लगा देते थे। तो ये a है, ये b है, ये क्या था? x था। ये पूरे का पूरा कौन सा गेट को रिजेंबल कर रहा था? बताओ बच्चों, नैंड गेट को रिजेंबल कर रहा था। इसी तरह से ये वाला कौन सा गेट है? ये और है, नॉट लगा दिया आगे। जो x आएगा, x का आउटपुट किससे रिजेंबल करेगा? नॉर के आउटपुट से रिजेंबल करेगा, बिकॉज नॉट करना है और का, नॉट और। तो ये पूरा का पूरा जो डॉटेड ब्लॉक्स हैं, ये बेसिकली इनफैक्ट नॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं इस सर्किट को बनाता हूं, ये थोड़ा डिफरेंटली बनेगा। ये कैसा बनेगा? स्लाइटली मुख्तलिफ तरीके से बनेगा। इसमें एक इस्तेमाल होगा a और एक इस्तेमाल होगा b। a के साथ डॉट होगा b का कॉम्प्लीमेंट, b का क्या इस्तेमाल होगा? कॉम्प्लीमेंट। b का कॉम्प्लीमेंट हुआ और a के साथ क्या हो गया? डॉट मतलब होता है एंड। डॉट क्या होता है? एंड। इसी तरह से फिर a का कॉम्प्लीमेंट और b के साथ वो, यहां से a का क्या निकलेगा? नॉट। समझ रहे हैं कि नहीं? ये a नॉट है। फिर यहां से b निकलेगा, दोनों क्या हो जाएंगे? एंड। ये वाला, इसका आंसर क्या है? a कॉम्प्लीमेंट डॉट b इसका आंसर है, और इसका आंसर क्या है बच्चों? a डॉट b कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हैं सारे कि नहीं? इन दोनों को आखिर में क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस, मतलब और करना है। तो और में क्या आ जाएगा? और गेट, एंड देन फाइनली क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो आपको यहां पर ये जो डॉटेड ब्लॉक सा नजर आ रहा है, ये कि बेसिकली किसकी इंटरप्रिटेशन है? ये एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, जोर गेट की इनफैक्ट इंटरप्रिटेशन है। इसमें मैंने बेसिक गेट्स इस्तेमाल किए हैं। इसमें बेसिक गेट, बेसिक एंड बेसिक गेट्स इस्तेमाल करके आपको बना के दिखाया। ये किसके इक्वल होता था? सिंपल सी सर्किट डायग्राम इसके इक्वल। ये किसकी इक्वल होती है? सर्किट डायग्राम बेसिक सी, ये इसके इक्वल। और ये किसके इक्वल होता था? बेसिक सा। ये वाली डायग्राम a, b एंड x। बात समझ आ रही है कि नहीं? बेसिक सी डायग्राम इसकी ये वाली बनती है। समझ आ रही है मेरी बात? अब जब मैं अगले पार्ट की बात करता हूं, ये तो हो गया ना बेसिक। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें है 4 तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। 4 नहीं, इनफैक्ट 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक यह है कि बेसिक आपको सर्किट दे दिया जाए, उस सर्किट से आपने उसकी बूलियन एक्सप्रेशन भी आपने बनानी है, उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन एक ही बात है, उसका ट्रुथ टेबल भी आपने बनाना है, और आपने सर्किट तो पहले से ही बना वही होगा उसका। समझ आ रही है कि नहीं? ट्रुथ टेबल आपने उसका मुकम्मल करना है। तो सबसे पहली हेडिंग जो हम यहाँ पे मुकम्मल करेंगे, बिल्डिंग अप given will be a logic circuit, we will produce a truth table. पहला क्या करना है? प्रोड्यूस a truth table and logic notation from a given logic circuit, from a given logic circuit। एक गिवन लॉजिक सर्किट से जो सा है आपने
एक बूलियन अपने बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिक नोटेशन बनानी है और साथ ही उसका ट्रुथ टेबल भी आपने मुकम्मल करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक डमी सा केस लेता हूं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए और बी एंड हो रहे हैं, यहां से बी एंड सी नॉर हो रहे हैं, इन दोनों के रिजल्ट्स और हो रहे हैं, इन दोनों के रिजल्ट्स और हो रहे हैं, और इन दोनों के रिजल्ट्स यहां पे निकल रहा है आपका आउटपुट, यहां पे निकल रहा है आपका आउटपुट। जी बच्चे, इसके गेट से पर अपने वेरिएबल असाइन कर सकते हैं? मर्जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका इनफैक्ट जो मेन तरीका ही ये है, इसका मेन तरीका ही ये है कि जब आप सबसे पहले दोनों काम हम करेंगे, पहले ट्रुथ टेबल भी बनाते हैं, लॉजिक नोटेशन भी बनाते हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर आप लॉजिक नोटेशन की तरफ अगर पहले गौर करें तो हर गेट के आउटपुट पे आप आए और देखें कि क्या बनता है। तरीके जरा समझ लें। एक तरीका तो यह है जो आप कह रहे हैं ना कि हर गेट के आउटपुट पे यहाँ पे लिख लें P, यहाँ पे लिख लें Q, हर गेट का एक आउटपुट बना लें, यहाँ पे लिख लें R। समझ रहे बात क्या? नहीं जी बेटे, ट्रुथ टेबल की मदद से नोटेशंस बना कैसे? नोटेशन मतलब कि A एंड B वाला लिखना सर, ट्रुथ टेबल बना ले जिसमें 1 आ रहा है उसकी, वो बात की बात है, वो बात की बात है, बाद में आते हैं उसकी तरफ। एक तो ये तरीका है कि आप हर आउटपुट हर गेट के आउटपुट को एक वेरिएबल असाइन कर दें। ये P किसके इक्वल होगा? A डॉट B के इक्वल होगा। R किसके इक्वल होगा? P प्लस Q के इक्वल होगा। Q किसके इक्वल होगा? B प्लस C का होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। X किसके इक्वल होगा? R और Q का जोर। R और Q का क्या होगा? जोर होगा। समझ रहे मेरी बात क्या? नहीं। अब अगर इसको नेचुरली देखें तो यहां पे ये दोनों क्या हो रहे हैं? A एंड B हो रहे हैं, यस और नो? ठीक है। Q क्या है? ये B नॉर C हो रहे हैं, ऐसे ही है कि नहीं? ये दोनों यहां पे गेट कौन सा लगा हुआ है? और गेट लगा हुआ है, क्योंकि X इनफैक्ट क्या है? X इज Q जोर R है। X क्या है? Q जोर R। तो अब जब मैं X की लॉजिक एक्सप्रेशन लिखूंगा तो Q की जगह में Q की वैल्यू, R की जगह में R की वैल्यू लिखी जाएगी। Q की वैल्यू क्या है बताओ? B नॉर C, जोर एज इट इज आ जाएगा। यहां पे ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है ताकि कहीं ये ना हो R की जगह क्या लिखेंगे? सॉरी ये गलत हो रहा है यार, आप लोग बिल्कुल नहीं। एक मिनट, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, गलत हो रहा है। आप बोला भी कोई नहीं है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप सर हिलाए जा रहे हैं। गलती नहीं थी इसमें ये नहीं था R जोर C, तो आप सर क्यों हिला रहे थे? चले कोई बात नहीं, गलती हो गई। ये C है इनफैक्ट, ठीक है। C जोर R हो रहा है, C और R का जोर हो रहा है। तो अब मैं इसको दोबारा से मॉडिफाई करता हूं। चलें, कोई अच्छी बात है, हमने गलती पकड़ ली है ना। अब R क्या था? R इनफैक्ट P का, और R क्या है? ये R इज इक्वल्स टू P और Q है। R क्या है? P और Q है। ब्रैकेट यहां पे लग गई, जोर की जगह में क्या आ गया? जोर आ गया, और साथ क्या आ गया? C आ गया। P क्या था? A एंड B था। A
एंड बी, ये आ गया P की वैल्यू, यहां पे लिख देंगे आप गर्ल्स क्या चीज, और Q की वैल्यू क्या थी, Q की वैल्यू क्या थी, B और C। समीर बैठा हुआ है, समझ आ रही है नहीं आ रही, बताओ ना। अच्छा चलो, मैं आप पहले बता देते नहीं आ रही, हम यहां से आसान अंदाज में ले चलते हैं, बोला करो ना। ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, एंड हमने x की एक्सप्रेशन बनानी है, किसकी एक्सप्रेशन बनानी है, x की। अब हमने पहला तरीका क्या किया, इस बच्चा कह रहा था सर इनके नाम रख लें, तो मैंने वैसे ही नाम रख लिया। मैंने क्या कह दिया इसको, हर आउटपुट, जैसे हम आउटपुट का x कहते हैं ना, इधर तो बहुत सारे गेट्स लगे हुए हैं, हर गेट का एक आउटपुट का नाम रख लेते हैं। किसी को P कह दें, किसी को Q कह दें, किसी को X तो पहले से R S T U कह दें। ABC ना इस्तेमाल करो और X ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पहले से इस्तेमाल हो चुके हैं। इसको P कह दें तो P किसकी इक्वल होगा, A और B का एंड होगा, ठीक है। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। इसके आउटपुट का नाम Q रख लिया हमने। ये Q कहां से आ रहा है, ये B आ रहा था ना यहाँ से, इधर भी क्या आ गया B, यहाँ पे भी क्या आया B। ये वो करंट की तरह से, कि करंट पीछे से आ रहा है, करंट की एक वायर का कनेक्शन नीचे दे दिया, सेम करंट नीचे जा रहा है, सेम लॉजिक नीचे भी आ रही है। ये B आ गया, यहां से इस तरफ क्या जाएगा C, नीचे भी क्या जाएगा C जाएगा। समझ रहे मेरी बात, क्लियर हो रहा है। अब इसका आउटपुट का नाम हमने क्यों रख लिया था, क्योंकि हमने कहा कि हर गेट के आउटपुट का नाम रख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रखें, मेरी तरफ से ना रखें, सिर्फ ये देखें आउटपुट पे एक्सप्रेशन क्या बनेगी, B नॉर C बनेगा। और ये कौन सा गेट है, और अब ये ऊपर से बजाय इसके कि मैं ये पूरा लिखूं तो जरा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैं P कह देता हूं, क्या ख्याल है, समझ रहे मेरी बात, क्या कह देता हूं P। जैसे हम नाम रखते हैं वेरिएबल इक्वेशंस के, ये इनफैक्ट आपने इस इक्वेशन का नाम रख लिया P, तो ये क्या आ गया आपके पास P, और यहां से क्या आ गया आपके पास Q। तो R किस चीज की इक्वल होगा, P और Q का और होगा, क्या ख्याल है, R क्या होगा, P और Q का और होगा। आगे कौन सा गेट लगा हुआ है, ये वाला। अब इसके लिए कौन कौन से इनपुट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक R इस्तेमाल हो रहा है और एक C इस्तेमाल हो रहा है, समझ रहे मेरी बात के नहीं, R और C इस्तेमाल हो रहा है। अब इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, R और C लिख दिया, समझ आई, R और C लिख दिया। अब R इनफैक्ट क्या था, क्या R P और Q नहीं था, तो मैंने R की जगह क्या लिख दिया, P और Q लिख दिया, बाकी जोर एज इट इज, C एज इट इज। अब P खुद क्या था, A एंड B था, ये P की जगह आ गया, P की जगह ये आ गया, और Q की जगह यहां पे भी लिखने वाला हूं। Q क्या है, B बोलो नॉर C है, ये हो गया, और इनकी ये ब्रैकेट अब बड़ी ब्रैकेट बन के क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, समझ आई। और फिर क्या आएगा, जोर C आ जाएगा, क्लियर हुई मेरी बात। इसकी क्या बन गई आपके पास, दिस इज नोन एज लॉजिक नोटेशन। क्या बन गई है, लॉजिक नोटेशन। सबको क्लियर हो रही है मेरी बात, कोई मुश्किल तो नहीं है यहां तक जी। सर अगर हम ये एडिशनल वेरिएबल्स P Q R इंट्रोड्यूस के बगैर डायरेक्टली लिख लें लॉजिक सर्किट को देखकर, जैसा A आप लिख लें, डायरेक्ट लिख लें, आपका आंसर अगर यहां तक डायरेक्टली लिख सकते हैं तो बेस्ट है। आप सेम वेरिएबल्स के नाम ना लिखें। मेरा सवाल लेक्चर आपकी एक आर्गुमेंट से शुरू हुआ था कि हम वेरिएबल्स के नाम रख सकते, मैंने कर रखे हैं, और चलें आगे चलते हैं फिर, ठीक है। अब अगली बात आई जी, कौन सी वाली भला, अगली बात आ गई ट्रुथ टेबल वाली। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, यू मेंशन ऑल इनपुट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव आउटपुट्स। अब 3 इनपुट्स हैं आपके पास, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 3 इनपुट से कितने, 8, कितने बनेंगे, 8। इस तरह एक इनपुट था ना नॉट गेट का, तो ऑप्शंस कितनी बनी थी, 0 1। 2 इनपुट्स थे तो 0 0 0 1 1 0 1 1 बना था। अब 3 इनपुट्स होंगे तो 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, समझ रहे मेरी बात। तो यहां पे ट्रुथ टेबल में एक आ गया A B C आ गया, और 8 लाइनें बनाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
अब लिखने का तरीका कितना आसान है, वैसे तो एग्जाम्स में गिवन होता है बट ये आसान है, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब ये 0 1 के साथ अगला क्या होगा, 0 0 1 1 0 0 1 1। आपका 16 आएगा, A2 में 4 वेरिएबल्स वाले आएंगे ट्रुथ टेबल्स, ठीक है, तो इसमें आपने 16 तक लेके जाना है। फिर मैं आपको 32 वाला भी सिखाऊंगा। हमारा जो अगला चैप्टर है आप लोगों के टॉपिक्स के रिलेटेड, अगला जो चैप्टर है वो आएगा के मैप का भी आएगा, कार्नॉफ मैप का आएगा। वो एक और अलग गेम है लेकिन वो यहाँ से ही इवॉल्व होती है और वो थोड़ी बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है वो। A2 में 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ आई सारों को। अब ये सारे बड़े सीक्वेंस में ना डिफरेंट ऑर्डर बन चुका है। जरा इसको बाय द वे वैसे ही इसको बाइनरी से डेनरी में कन्वर्ट करो, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 5 की इक्वल होगा, ये 6 की इक्वल होगा, और ये नेचुरल सा है। देखें 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ये हर एक के बाद तब्दील होता है, ये हर 2 के बाद तब्दील होता है, ये हर अगला कितने बाद तब्दील होगा, 8 के बाद। और वैसे भी जब इसको देखा जाता है तो ये 1 2 4 8 ही नहीं होता, ये 2 पावर 0 होता है, 2 पावर 1 होता है, 2 पावर 2 होता है, और इसी तरह से ये वैल्यूज आगे जाती जाती हैं। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो बड़ा ऑर्गेनाइज अंदाज में आपकी काउंटिंग भी हो जाती है, गिनती जिसको आप कहते हो। असल हमारे मार्क्स किस चीज के हमें मिलने होते हैं, एक्स के मिलने होते हैं। ये बीच में जो सी स्पेस दी हुई है ये आपकी वर्किंग के लिए है। किसके लिए है, वर्किंग के लिए। जैसे मैं यहाँ पे ना वो डमी वेरिएबल्स प्रोड्यूस करा लेता हूँ, यहाँ पे अपनी वर्किंग स्पेस के तौर पे यहाँ पे मैं p की एक कॉलम बना लेता हूँ क्योंकि मुझे x जानने के लिए ये a b c इतना कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं x निकालने के लिए मुझे सिर्फ c और r को जोर कराना है, लेकिन r निकालने के लिए पहले p और q भी निकालना है कि नहीं। क्या ख्याल है, समझ आ रही कि नहीं आ रही, सब बच्चे बताएं। x निकालने के लिए x क्या है, बेसिकली r जोर c है कि नहीं, लेकिन r पता होना जरूरी है, और r निकालने के लिए p और q का पता होना जरूरी है। एक स्टेप आगे की तरफ ग्रो कर रहा है, समझ रहे मेरी बात। तो p सबसे पहले देखेंगे p क्या था, p was equals to a and b, a और b का एंड करें, 0 0 is 0 0 0 0 0 1 0 0 1 and 1। ये क्या आ गया, p आ गया। क्या आ गया बच्चों, p। q क्या है, q क्या है, b प्लस c का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। नॉर्म में क्या होता है, जब एक भी 1 आ गया आउटपुट 0 करना है आपने, जब सारे 0 होंगे तो आउटपुट 1 होगा, क्योंकि नॉर क्या है, प्लस करके उल्टा कर दो। b और c, 0 0 का 0 आंसर आना चाहिए था, और का तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 1, 0 1 का 1 आना चाहिए था, 0 0 0 लिखेंगे। फिर 0 0 का आंसर 0 आना चाहिए था, यहां पे क्या लिखेंगे 1। 0 1 का आंसर क्या आना चाहिए था, क्या लिखेंगे 1 0 का आंसर क्या आना चाहिए था 1, क्या लिखेंगे नॉर के लिए 0, 1 1 का 1 आना चाहिए था, यहां पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्लियर हुई। अब r क्या है, व्हाट इज r, r क्या है बताओ मुझे, p प्लस q है, p प्लस q। अब p और q बिल्कुल साथ एडजेसेंट लिखे हुए हैं, p और q बिल्कुल एडजेसेंट लिखे हुए हैं। अब इन दोनों को क्या कर लें, 0 1 is 1 0 0 0 1 0 1 और 1 आ जाएगा। बच्चों समझ आई, क्लियर हो गया। अब x बनाना है, असल में मार्क्स हमें x के मिलेंगे, अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे अपना x निकालने के लिए। तो x के आंसर्स क्या होंगे, x क्या है, r और c का जोर, r ये है और c किधर है, ये है। 0 1 का आंसर कितना आएगा 1, 1 0 का आंसर कितना आएगा 1, 0 0 का आंसर कितना आएगा 0, 1 0 का आंसर कितना आएगा 1, 0 1 का आंसर कितना आएगा 1, 1 0 का आंसर कितना आएगा 1, 0 1 का आंसर कितना आएगा 1, 1 1 का आंसर कितना आएगा 0। बात समझ आ रही है कि नहीं, नहीं समझ आई, आगे सबको समझ। 1 1 सेम इनपुट्स, आंसर 0, इट्स अ जोर गेट, ठीक है। अब इसकी मार्किंग मुख्तलिफ तरीकों से होती है,
इसकी मार्किंग मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। एक तरीका तो ये कि दो दो ठीक होंगे तो 1 नंबर मिलेगा आपको, समझ आ रही कि नहीं? दो दो ठीक होंगे तो 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव ये ठीक हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। डिपेंड्स, अगर ये 2 नंबर का ट्रुथ टेबल है फिर तो अगर जी चलिए मेरा जो सुने जरा प्लीज, तवज्जो दें। एक तो इनका क्या होगा, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क या 1 मार्क, समझ रहे कि नहीं? अगर 4 नंबरों का हुआ, 2 नंबरों का हुआ तो इसकी मार्किंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, सारे ठीक हों तब 2 नंबर मिलते हैं, कोई एक भी खराब हो तो एक नहीं खराब होता, 1 2 और खराब हो तो 1 नंबर कट जाता है, आपका 1 ही नंबर मिलता है। ठीक है, समझ आ रही है? कोई एक भी खराब हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, 4 कम से कम 1 नंबर लेने के लिए 4 ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर तो मार्क्स 2 हुए तो, अदरवाइज 4 मार्क्स हुए तो ये ऑल्टरनेट इस तरह से नहीं करता, ये 2 इकट्ठे और 2 इकट्ठे इस तरह से निकालता है। अगर एक बच्चा जिसका ये ठीक हुआ ये खराब हुआ, ये ठीक हुआ ये खराब, ये ठीक है ये खराब, ये ठीक है ये खराब, 0 नंबर मिल सकते हैं उसको। समझ रहे मेरी बात? तो ये मार्किंग पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर इस पेपर में मार्क्स कैसे दे रहा है, क्या वो इस तरह से मार्क्स दे रहा है या जिस तरह से भी, वो हम देख लेंगे। यहां तक बात समझ आई? कोई सवाल है तो पूछें।